सबसे पहले मुझे ये बता दें कि कुछ लोगों को बैड ब्रेथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? मैडम, ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है जिसको आज आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ये पब्लिक हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये हम लोग इसको फोरगो कर देते हैं। हम लोग इसको नहीं फोकस करते कि इसकी क्या रीजन है। इसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो जिसको अगर हम जस्ट इतना देखें कि ये हमारी पर्सनल हाइजीन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है पर्सनल हाइजीन। इसके साथ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हमारे हम देखें तो क्लिनिकल भी हैं, सोशल हैं, पब्लिक हेल्थ वाइज है, इस तरह काफी जो इश्यूज। तो वो अगर हम क्लिनिकल देखें, इसके अंदर हम अगर देख लें हमारी ओरल हाइजीन है, जिसके अंदर हम लोग देख लें कि हमारी टूथब्रश हम लोगों ने किया है नहीं किया, हमारा जो ओरल कैविटी है क्या उसकी हमारी हाइजीन बेहतर है। फिर अगर देखा जाए जो बेसिक्स अगर हम देखें, हमारी ओरल कैविटी है, हमारी स्टमक है, हमारा लिवर है, हमारी गम्स के इश्यूज हैं, इन चीजों को देखा जाए तो फिर हम समझ पाते हैं कि इसके पीछे बैक एंड पे रीजन क्या है। जी अच्छा, गम की बात की है तो गम डिजीजेज और टूथ डिके जो है वो भी बैड ब्रेथिंग की, जिस आप कह रहे हैं कि वजूहात उनकी वजह से भी हो सकते हैं, तो फिर उसमें क्या किया जाए, उसका हल क्या है? एग्जैक्टली जिस तरह अभी आपने बताया कि टूथ एक्ट है, टूथ एक्ट तो एक साइन है जो डॉक्टर देखता है और सिम्टम होता है फॉर पेशेंट्स। इसके लिए ये होता है कि जो भी आपकी कोई डिजीज है गम्स के हवाले से, गम्स स्वेलिंग है, गम्स की इन्फेक्शन है, गम्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो वो एक ऑर्डर निकालता है। ऑर्डर मीन्स कि कोई स्मेल होती है, उसकी वजह से तो वो बैड ब्रेथ हो जाता है। अगर हम ब्रेथ को देखा जाए, मीनवाइल अगर हम चले जाएं इसोफेगस में, स्टमक में, अगर किसी और चीज के अंदर भी हम देखें तो ये हमारी जो मेडिकल रीजंस होती हैं जिनको हम क्लिनिकल देखें तो ये फैक्टर उसका बनता है। जी अच्छा, हम कुछ लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, तब भी उनकी जो ब्रेथ है बहुत ज्यादा स्मेली होती है, तो वो लोग क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं हम लोग रात में जो है हमें दांत साफ करके सोने चाहिए, बहुत से लोग इस चीज को भी निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, रात को भी नहीं साफ कर रहे होते, या फिर ड्राई माउथ इसकी वजह होता है, लाइक पानी हम नहीं सही से पी रहे होते, रात को सोने से पहले पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, इस वजह से भी बैड ब्रेथिंग होती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 8 आवर्ली हम लोगों को ब्रश करना चाहिए। इवन नाइट के ऊपर भी जब हम बेड पर जाएं तो हम लोगों को ब्रश करके फिर जाना चाहिए। अच्छा, बेस्ट जो है माउथ वॉशेस कौन से हैं जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारी जो ब्रेथ है वो बड़ी अच्छी रहे और जो स्मेली है वो ना रहे, और जो है उसका वो खत्म हो जाए? देखिए जी, जितने भी हमारे माउथ वॉश हैं तो ये होते हैं सब मेडिकल, और मेडिकल तब हम एडवाइस करेंगे, जो डॉक्टर साहब तब एडवाइस करेंगे जब हमें कोई मेडिकल इश्यू होगा। हमें उससे बेहतर ये है कि जो हमारे जो कोमॉर्बिडिटीज है पर्सन की, हमें लीवर हमारा बेहतर होना चाहिए, हमारा एम्प्टी स्टमक नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर जाके हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो माउथ वॉशेज होते हैं ये सारे मेडिकेटेड होते हैं, तब इंडिकेटेड होते हैं जब हमारा कोई भी जो डेंटिस्ट है, जो डॉक्टर साहब है, वो एडवाइस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, देखिए हम लोग देख रहे होते हैं कि कमर्शियल्स देख रहे होते हैं कि उसमें इस तरह के माउथ वॉशेस हैं, जाके खरीद के वो यूज करना शुरू कर देते हैं, कंसल्ट ही नहीं कर रहे होते डॉक्टर से ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस वजह से भी लोग वो इतने पैसे भी प्रोडक्ट्स पर लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो इनका मसला है वो जूं का तू ही रहता है। जी, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। ये आपके नाजरीन के लिए यही जो मैसेज है जो आपने खुद दी है, यही है कि अगर कोई भी माउथ वॉश, इवन कपड़े, इवन कोई भी आपकी बिलोंगिंग्स है, आप जब भी उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा आपको यही पता होना चाहिए कि आप उसका ब्रोशर रीड कर लें। उसको जब आप ब्रोशर रीड करेंगे, अगर आप खुद नहीं रीड कर सकते, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर डेंटल का इशू है तो आप अपने फैमिली डेंटिस्ट से इशू डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, नेचुरल रेमेडीज भी हैं कोई बैड ब्रेथिंग को दूर करने के लिए? एग्जैक्टली, नेचुरल रेमेडीज हमारी यही है कि जिस तरह अभी आपने पहले खुद जिक्र किया कि ड्राई माउथ, तो हम ड्राई माउथ ना होने दें। नेचुरल रेमेडी यही है कि हम वाटर का इंटेक ज्यादा करें। नेचुरल रेमेडी में ये है कि हम उसके अंदर फैट का इंटेक कम करें। हमारा जो फैटी लीवर होगा, लीवर के हिसाब से अगर हमारा लीवर हेल्दी नहीं होगा तो वो भी बैड ब्रेथ का इफेक्ट करता है। इसके बाद जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, ये भी नेचुरल में ही आता है कि हम लोगों ने उसको एटलीस्ट स्टमक को हमने दिन में 12 आवर्स का रेस्ट देना ही देना होता है।
ठीक है। अच्छा, ऑरल हाइजीन की हम बात करें तो हम आ जाते हैं अब स्वेटिंग पर। स्वेटिंग बहुत बड़ा मसला है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। सबसे पहले तो इसकी रीजन बता दें। जी मैडम, ऐसा है कि उसके अंदर ना कुछ लोग ऐसे हैं, ये बात बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज की है, ये पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। इसको ये पहले अगर मैं इसको कहूँ एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि ये ट्रेनिंग इसको माँ की गोद से ही मिलती है। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं बता सके, कुछ लोग इतने मैले होते हैं, लेकिन उनको ना ये जो पर्सनल हाइजीन होती है ये बड़ा फैक्टर होता है कि इसको पर्सन की जो अपनी ग्रूमिंग होती है उसको बेहतर करने के लिए। अच्छा, ये भी है ना, अब देखें हम लोग हमारे यहाँ अलमिया यही है कि हम लोगों को स्वेटिंग हो रही है, बहुत से लोगों को हाथों पे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और फिर इतनी देर देर तक वो उन्हीं पसीने वाले हाथ जो है उनसे काम भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, फिर उनसे से खाने भी लग जाते हैं, प्रॉपर हाथ भी अपने नहीं धोते हैं। तो कितनी मतलब एक इंसान जिसको एक्स्ट्रा जो है स्वेटिंग हो रही है तो उसके लिए कुछ बता दें ताकि उसको आइडिया हो जाए कि अगर एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो रही है तो किस तरह से अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि मेडिकल भी कोई रिस्क एसोसिएटेड है इससे, कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। देखिए मैडम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज की है। इसके अंदर ये है कि कोविड ने हम लोगों को ये बड़ा अच्छी चीज सिखा दी है कि हम लोगों को डायरेक्ट आते ही हमें शेक हैंड नहीं करना। डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, कोई जिनकी डिफरेंट होती है बॉडी, कुछ लोग स्वेटी होते हैं, कुछ लोगों के जो हाथ होते हैं वो वेट होते हैं, काम करने के बाद उनके हाथ स्मेली होते हैं, उसका जो स्वेट होता है वो किसी और को इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको हम अपनी मेडिकल जुबान में स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर एक बंदे को कोई डर्मा की कोई डिजीज है, कोई जेल की बीमारी है, तो वो उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट से दूसरे को हो जाएगी। तो इसलिए हमें मतलब है कि अगर हम हाथ मिलाएं या वैसे भी हम दूसरे किसी के साथ स्किन कांटेक्ट हो, हम किसी को गले मिलें, तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि हमें पर्सनल हाइजीन, पर्सन अपने आप को देख लेना चाहिए, नेक्स्ट पर्सन का हमें ऑक्यूपेशन भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल, हमें जी कहें आप। कोविड ने तो हमें पिछले दौर में बड़ा कुछ सिखाया कि हमें एक डिस्टेंस रखना चाहिए, जो एक डिस्टेंस होता है वो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, जो 3 फीट का होता है, एक बाजू से लेकर दूसरे बाजू तक एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इससे हम 2 चीजों से बच सकते हैं, एक तो हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकते हैं, दूसरा हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्ट्रेस की वजह से भी स्वेटिंग होती है, ओवर स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है? कुछ लोग स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। जी डिप्रेशन, जी अब आजकल का डाटा यही है कि जो जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात हैं, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में होते हैं और कुछ लोग जो डिप्रेशन में रोना भी शुरू कर देते हैं। उसके अंदर हम लोगों को ये केयर करनी चाहिए कि हम लोगों ने डिप्रेशन में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया से स्वेटिंग होती है लोगों को। अच्छा, ये भी है ना कि पुअर हमारी ओरल हाइजीन है, कुछ लोगों को आदत होती है नहाते भी नहीं है, इतना गुरेज करते हैं नहाने से, बड़ा कुछ लोगों को पानी से ही डर लग रहा होता है ना कि नहाना नहीं है और कुछ भी कर लें, तो फिर हमारी जो पुअर ओरल हाइजीन है उसी की वजह से ओवर स्वेटिंग हो रही होती है। बैड जो हमारी ब्रीथिंग है वो भी इससे किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड तो होती है। एग्जैक्टली मैडम, ये तो जिससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक पर्सन, हर बंदे की अपनी पर्सनल हाइजीन होती है। माँ की गोद से लेकर उसको सिखाया जाता है कि आपने महीने में 1 दफा नहाना है, हफ्ते में 1 दफा नहाना है या डेली नहाना है। ये हर बंदे की डिपेंड करता है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्दियों में भी डेली नहाते हैं। अगर आप सारी रात एसी में सोते हैं और एसी में सोने के बाद आप सुबह समझ लेते हैं कि जी मैं फ्रेश हूँ, ऐसा नहीं है। ये हर बंदे की, इसकी भी एक एजुकेशन है और हमारे इस्लाम में भी यही है कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल, और इस्लाम ने सफाई पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी और इंसान की जो हेल्थ है उसको कोई ना कोई खतरा ना हो। अच्छा, हम देखते हैं कि एक पेन है, इसको बहुत से बच्चों की भी आदत होती है कि वो पेन खाना मतलब यूज किया है उसको फिर जो है स्कूल्स में हाथ धोए बगैर उसी से हम लंच कर लेते हैं और सबसे ज्यादा डिजीजेस जो हैं, बैक्टीरिया जो है हमारे पेन्स में हो रहा होता है, हमारे जो पेंसिल्स हैं उसमें, क्योंकि स्वेटिंग भी आ रही है, साथ साथ आपने पकड़ा भी हुआ है, आप काम भी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों को भी इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि वो अवेयरनेस दें। वैसे तो वालिदैन और उस्ताज़ा जो हैं भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा उनका अपना बचपना भी होता है, फिर वो इन चीजों को इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं ले रहे होते हैं।
एग्जैक्टली मैडम, आपने पेन हाईलाइट की है। मैं इसको कहूंगा कि हर बंदे को, जो आजकल का दौर है, हर बंदे के हाथ में उसका मोबाइल होता है, बिल्कुल। जो उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। अगर हम इसको देखें, हम लोग डिफरेंट किस्म की, पहले दौर और था, आज भी हम उसी पुराने दौर में जी रहे हैं। हमारी वाटर टैप्स हैं, ये डिफरेंट हो गई हैं, ऑटो डोर्स आ चुके हैं, गाड़ियों में ऑटो डोर्स आ चुके हैं, जो नॉन टच की पॉलिसी आ चुकी है, हम फोन देते हैं दूसरे को। इसके अंदर हम लोग कोविड, मैं इसमें दोबारा रिपीट करूंगा कि हमें कोविड बहुत अच्छा सिखा के गए बिल्कुल। कि हम लोगों ने ये कितना दूर रहना है, पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन होती है। अब जिस तरह आपने बात की कि बच्चों के हवाले से, कि कुछ बच्चे होते हैं, इनको नहीं पता होता कि हमने प्रॉपर कितनी देर सोप यूज करके हमने अपने हैंड वॉश करने हैं। उनको नहीं होता कि टॉयलेट केयर का उनको नहीं पता होता। फिर बाद में जब वो अपने स्कूल में होते हैं, बैग केयर का, यूनिफॉर्म केयर का, ये बच्चों के अंदर उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। स्कूल्स में हम देखते हैं कि ऑब्वियसली बच्चों को जो है वो रूल्स सिखाए जा रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी थोड़े से जो होते हैं ना, वो पीछे हो जाते हैं। घर के अपने मसाइल की वजह से भी बाजू का जो पेरेंट्स है वो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं बच्चों को, और फिर जो टीचर्स हैं वो स्कूल में बच्चों को हाईलाइट कर रही होती हैं कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपके नेल्स प्रॉपर कट नहीं है। तो ओरल हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। बहुत से लोग जो है, उनके नेल्स भी नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, वो भी एक, उनको देख के ही जो है ना, इंसान को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता होता, वो उन्हीं हाथों से खाना भी खा रहे होते हैं। तो ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अच्छा, हम स्वेटिंग की बात कर रहे थे, तो मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से ओवर स्वेटिंग होती है? मैडम, इसमें जो अगर हम मेडिकल को देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा रीजंस हैं, बहुत ज्यादा कॉजेज हैं कि स्वेटिंग की क्या है। जिससे अगर आपका जो पहला क्वेश्चन था, मैं उसके अंदर एक ऐड करता जाऊं कि जिससे आपने कहा कि ये घर से ही ट्रेनिंग मिलती है उसको पर्सनल हाइजीन की। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, आजकल के लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। वो डिप्रेशन की वजह से अपने आप पर फोकस करने की बजाय अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, अपने बच्चों पर फोकस नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली टीचर्स हाईलाइट करेंगे। हकीकत में जो टीचर्स होते हैं, ये भी आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, वो आपको जस्ट बता रहे होते हैं कि आया कि ये आप केयर नहीं कर रहे, कि जस्ट ये आपके लिए लाम है, हम आपको साइन दे रहे हैं कि आप इसको ठीक कर लें। बिल्कुल, और बच्चे जो हैं फिर टीचर की बात को फॉलो भी करते हैं। जहां तक आपने बात की स्वेटिंग की, देयर आर मल्टीपल मेडिकल रीजंस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, जिस माहौल में आजकल हम रह रहे हैं, उसके अंदर यही है कि आपकी जो एक्सेसिव स्वेटिंग है, इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो डिपेंड करता है, हमारी जो फूड होता है वो हमारा बड़ा डिपेंड करता है इसके ऊपर। जी जी। अच्छा, कुछ लोगों को जो है स्वेटिंग ओवर हो रही होती है, आपने ऑब्वियसली आप गैदरिंग्स में होते हैं, तो आपके कपड़ों के ऊपर जो है ना वो स्टेन्स लग जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? कोई टेक्निक आप बता दें नाज़रीन। जी, इसकी टेक्निक मैडम यही है कि मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपको यही टेक्निक बताऊंगा। पर्सनल हाइजीन, इवन एक बंदा नए कपड़े खरीद सकता, अगर अल्लाह ताला ने उसको ये फुर्सत नहीं दी, तो एटलीस्ट वो अपने कपड़े डेली वॉश करके पहने। जब आप उसके अंदर स्वेट स्टेन्स की बात कर रही हैं, जब उसके कपड़ों पे लगेगा, तो वो ऑब्वियसली, पहले तो बात तो ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो इसमें ज्यादा केयरिंग होती हैं, वो अपने इन चीजों को देख लेती हैं। जो मेल होता है वो वर्कर होता है, वो बाहर जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट में काम भी करता है, तो फिर जाके उसके ऊपर जो एक्सेसिव स्वेट के जो स्टेन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो जब वो हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें यही पता लगता है कि ये बंदे को अपने मुआशी हालात के अंदर ये इतना गिरा हुआ है, ये अपनी जो पर्सनल केयर है वो नहीं कर पा रहा। मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कौन कौन से हैं एक्सेसिव स्वेटिंग के? मैडम, इसमें मैं नहीं कहूंगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, मैं इसमें यही कहूंगा कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसमें मेडिकेटेड होती है, इसमें जितने भी मेडिकल रीजंस है हमारी, अगर इसमें मैं समझ लूं कि आया कि जो कोई भी पेशेंट है उसका लीवर सपोज फैटी लीवर है, जब उसका फैटी लीवर होगा तो वो उसकी जो बॉडी होगी वो एक्सेसिव स्ट्रेस में आएगी। इवन कोई पेशेंट है वो एस्थमा का है, दमे का मरीज है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है वो ज्यादा होंगी, तो उसकी बॉडी टायर्ड होगी। जब बॉडी टायर्ड होगी तो उसको स्वेटिंग होगी। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें हमारे पास बॉडी हमारी टायर्ड होती है, स्ट्रेस में आती है, जिससे आप पहले जिक्र कर चुके हैं स्ट्रेस के हवाले से,
किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है, जो फिजिकल स्ट्रेस है, वो इसके ऊपर कॉज करता है।